कल्पना कीजिए एक ऐसे विशालकाय मशीन की जो पूरे देश को चला रहे हो। मतलब कारखानों से लेकर अस्पतालों और हमारे घरों तक सब कुछ उसी पर निर्भर हो। लेकिन ये मशीन अपना 70% फ्यूल सिर्फ गर्मी और धुएं के रूप में बर्बाद कर दे। सुनने में तो अजीब लगता है, मतलब अगर इसे 100 यूनिट ऊर्जा दी जाए तो केवल 30 यूनिट ही ये वापस करे, बाकी सब वेस्ट हो जाए। पहली नज़र में तो कोई भी यही कहेगा कि ये सिस्टम पूरी तरह से ख़राब है या टूटा हुआ सिस्टम है और इसे तुरंत फेंक देना चाहिए। और टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ कोई भी सोचेगा कि इतनी भारी बर्बादी करने वाली तकनीक को लंबे समय तक चलाना एक बहुत बड़ी आर्थिक और इंजीनियरिंग भूल लग सकती है। लेकिन इंजीनियरिंग की असली दुनिया में, खासकर जो हमारे इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम्स हैं, वहाँ सच्चाई एकदम अलग है। ये जो खराब दिखने वाले सिस्टम्स हैं ना, वही दरअसल हमारे बिजली का मुख्य आधार है। हेलो टॉपर्स, वेलकम टू टेक्नोक्रेटिक। और आज हम शुरू कर रहे हैं कंप्लीट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रिवीजन फॉर ऑल AE, JEE एंड PSU एग्जाम्स। आज का हमारा लक्ष्य एनर्जी रिसोर्सेज यानी ऊर्जा संसाधनों के हर पहलू को खंगालना है, चाहे वो विंड हो, सोलर हो, हाइड्रो पावर, कोयला या फिर पेट्रोलियम हो। मतलब कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। यहाँ हम सिर्फ रट्टा नहीं मारेंगे बल्कि सारे कॉन्सेप्ट्स को डिकोड करेंगे, क्योंकि यह बहुत ज़रूरी है। जब एक बार यह समझ आ जाता है कि कोई मशीन कैसे काम करती है या उसे वैसा क्यों बनाया गया है, तो उसके सारे फॉर्मूले और आंकड़े खुद ब खुद याद हो जाते हैं। तो एनर्जी रिसोर्सेज को कहाँ पहुँचाना होता है वो जानने से पहले चलिए सारे एनर्जी रिसोर्सेज को समझ लेते हैं। और याद रहे, ये एक क्रैश कोर्स है, तो हम किसी भी चीज़ को ज़्यादा खींचे बिना ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स MCQs से कवर करने का प्रयास करेंगे और कम से कम समय में बेहतर तरीके से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को पूरी तरह से ख़त्म कर डालेंगे। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। एग्ज़ाम्स में सीधा सवाल आता है कि कन्वेंशनल यानी कि नॉन रिन्यूएबल और नॉन कन्वेंशनल यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। कन्वेंशनल या फिर कहें नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, इसमें आते हैं कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और यहाँ तक कि न्यूक्लियर एनर्जी भी। ये सब सीमित हैं। ये सारे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और न्यूक्लियर एनर्जी, जिसे हम कन्वेंशनली यूज़ करते आ रहे हैं काफ़ी समय से, यहाँ से एग्ज़ाम्स में डेटा बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। लेकिन आज के एग्ज़ाम्स का असली प्यार क्या है? वो है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, क्योंकि भविष्य यही है और आजकल ये परीक्षाओं के हॉट टॉपिक्स हैं। एक मज़ेदार बात बताता हूँ। कन्वेंशनल रिसोर्सेज जो होते हैं, इसमें हम फ्यूल जलाकर पानी उबालते हैं, फिर भाप से टरबाइन घुमाते हैं। लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में प्रकृति हमारा आधा काम खुद कर देती है। हवा सीधे टरबाइन घुमाती है, सूरज सीधे इलेक्ट्रॉन को धक्का मारता है। कोई आग नहीं, कोई भाप नहीं, कोई स्टीम नहीं। तो चलिए इस प्रकृति के ताकत के मैकेनिक्स को डिकोड करते हैं और शुरुआत करते हैं इन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को। जो आजकल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हैं सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और हाइड्रो पावर। तो चलिए इस प्रकृति की ताकत के मैकेनिक्स को डिकोड करते हुए शुरुआत करते हैं विंड एनर्जी से। विंड एनर्जी की बात करें तो इसका पावर आउटपुट का फॉर्मूला बहुत इंटरेस्टिंग है। पावर कंटेंट इन द विंड डिपेंड करता है किस पे? डिपेंड करता है विंड की डेंसिटी, टरबाइन के एरिया और विंड वेलोसिटी के क्यूब पर। और ये पावर कंटेंट इन द विंड जो होता है, एक्चुअली इट इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग एयर मास पर यूनिट टाइम। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv², और m इज रो AV, एंड देन whenever you will combine these things you will get the power contained in the wind as half rho AV cube। यहाँ पे रो एयर डेंसिटी है जो कि 1.225 kg पर मीटर क्यूब होता है एट अराउंड 15 डिग्री सेल्सियस एट नॉर्मल प्रेशर, एंड ए इज़ द रोटर एरिया। वी यहाँ पे विंड की वेलोसिटी होती है विदाउट एनी रोटर इंटरफेरेंस।
तो अगर विंड की वेलोसिटी 2 टाइम्स कर दी जाए, 2 गुनी कर दी जाए, तो टरबाइन से मिलने वाली पावर पर क्या असर पड़ेगा? चूँकि यह वेलोसिटी का क्यूब है तो सीधा कैलकुलेशन होगा 2⁻³ यानी 8 टाइम्स। विंड की स्पीड केवल 2 गुनी होने पर पावर इन द विंड 8 टाइम्स बढ़ जाएगी। यह सच में हैरान करने वाला है। और इसके पीछे का लॉजिक यह है कि जब हवा तेज होती है तो न केवल टरबाइन ब्लेड से ज़्यादा तेजी से टकराती है, बल्कि 1 सेकंड में टरबाइन से गुजरने वाली हवा का मास भी दोगुना हो जाता है। इसलिए विंड टरबाइंस लगाने से पहले सालों तक हवा की गति मतलब विंड वेलोसिटी का डेटा जमा किया जाता है और एक छोटी स्पीड बढ़ने पर भी आउटपुट में भारी उछाल आ जाता है। और बेड्स लिमिट हमें ये बताता है कि मैक्सिमम थियोरेटिकल इफिशियंसी किसी भी विंड टरबाइन का 16/27 हो सकता है, मतलब 59.3% से ज़्यादा इफिशियंसी नहीं हो सकती है किसी भी विंड टरबाइन में। और मोस्टली डबली फेड इंडक्शन जनरेटर का यूज़ होता है वेरिएबल स्पीड्स के लिए। अब सबसे पहले स्क्रीन पे ध्यान से देखिए, टरबाइंस 2 तरह के होते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन एंड वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन। हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन वो हैं जिनके पंखे हवाई जहाज के प्रोपेलर की तरह होते हैं, और वर्टिकल वो जो छत वाले पंखे की तरह सीधे खड़े होते हैं। अब एक अच्छा सा फैक्ट सुनिए, हॉरिजॉन्टल टरबाइन जो है उसमें मैक्सिमम पावर एक्सट्रैक्ट करने की क्षमता वर्टिकल टरबाइन के मुकाबले लगभग 2 गुनी होती है। इसलिए आज दुनिया भर में समंदर और पहाड़ों पर आपको सिर्फ हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन ही नज़र आते हैं। अब आते हैं उस पैरामीटर पर जो पूरी विंड एनर्जी की आत्मा है, टिप स्पीड रेशियो, TSR। TSR इज द ब्लेड टिप स्पीड अपॉन विंड स्पीड, और यह एक डायमेंशनलेस वैल्यू है। अब आप सोचेंगे कि ये टरबाइन जितना तेज घूमेगा उतनी ज़्यादा बिजली बनेगी ना। तो ये बिल्कुल गलत बात है। अगर टरबाइन बहुत तेज घूमेगा तो उसके प्लेट्स हवा के लिए एक सॉलिड दीवार की तरह बन जाएंगे। हवा टकराकर बगल से निकल जाएगी, और बहुत धीमे घूमेगा तो हवा बिना काम किए ही पार हो जाएगी। इसलिए हर टरबाइन का एक ऑप्टिमम TSR होता है जहां वो मैक्सिमम एनर्जी कैप्चर करे। और यही एंट्री होती है खतरनाक कॉन्सेप्ट की, सॉलिडिटी रेशियो। सॉलिडिटी रेशियो मतलब टरबाइन के रोटर एरिया का कितना % हिस्सा सच में ब्लेड्स या मतलब सॉलिड पार्ट से ढका हुआ है। अगर सॉलिडिटी रेशियो 1 हो गया मतलब कि 100% सरफेस सॉलिड है, और ये प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है, क्योंकि अगर सॉलिडिटी रेशियो 1 है तो क्या उसमें कभी भी हवा आर पार जा पाएगी? कभी नहीं, टरबाइन घूमेगा ही नहीं। इसलिए सॉलिडिटी रेशियो कभी भी 1 पॉसिबल नहीं है। बेड्स लिमिट के अनुसार मैक्सिमम एक्सट्रैक्टेबल पावर जो कि 59.3% है, उसको हासिल करने के लिए फिजिकली एक्सेप्टेबल सॉलिडिटी रेशियो का वैल्यू 1/3 रखते हैं। मतलब कि 2/3 हिस्सा हवा को पार जाने के लिए खाली छोड़ना ही पड़ता है ना कमाल की बात। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि विंड एनर्जी से एग्जाम्स में कैसे घुमाकर MCQs पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इन अ सिंगल ब्लेड डाउनविंड विंड पावर प्लांट अ काउंटर वेट इज अटैच्ड टू द रोटर इन ऑर्डर टू। सोचिए, अगर पंखे में 3 की जगह सिर्फ 1 ब्लेड हो तो क्या होगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो जाएगी और वाइब्रेशन से पूरी मशीन टूट जाएगी, है कि नहीं? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी व्हाट? अ काउंटर वेट इज अटैच्ड टू बैलेंस द रोटर मास एंड रिड्यूस द वाइब्रेशन काउज्ड ड्यूरिंग द रोटर रोटेशन। मतलब रोटर मास को बैलेंस करने के लिए एक डमी काउंटर वेट अटैच करते हैं जो कि इम्बैलेंस को कैंसिल करता है। यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग अ ग्रिड फॉल्ट व्हाट टाइप ऑफ करंट डू विंड पावर प्लांट्स विथ पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर्स इंजेक्ट टू सपोर्ट द वोल्टेज? ये मॉडर्न पावर सिस्टम्स का बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है जिसे लो वोल्टेज राइड थ्रू कहते हैं, LVRT।
जब ग्रिड में फॉल्ट आता है तो वोल्टेज गिर जाता है और विंड टर्बाइंस को बंद होने के बजाय ग्रिड को सपोर्ट करना होता है वैसे केस में। एंड हाउ डू वी सपोर्ट द वोल्टेज? बाय इंजेक्टिंग द रिएक्टिव पावर, मतलब बाय इंजेक्टिंग द VARs। सो द करेक्ट आंसर विल बी to support the voltage, a reactive current is injected to provide the transient voltage support at the fault point. Option C will be the correct answer. Now next question, what does the rated power of a wind turbine represent? यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। रेटेड पावर वो कंटिन्यूअस मैक्सिमम आउटपुट है जो टरबाइन अपनी रेटेड विंड स्पीड पर देती है। उससे ज़्यादा हवा चलने पर भी आउटपुट नहीं बढ़ता, उसे कंट्रोल कर लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन विंड स्पीड एक्सीड्स द रेटेड वैल्यू द इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग सिस्टम डाइवर्ट्स एक्सेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू विच कंपोनेंट? देखिए, टरबाइन को ओवर स्पीडिंग और फटने से बचाने के लिए अगर मैकेनिकल ब्रेक्स यानी कि पिच कंट्रोल के अलावा इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग भी है, ठीक है, तो वो एक्सेस करंट को एक रजिस्टर बैंक में भेज देता है जो उसे हीट के रूप में डिसिपेट कर देता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, द एक्सेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डाइवर्टेड टू अ रजिस्टर बैंक दैट डिसिपेट्स एक्सेस एनर्जी एज हीट। Next question, in a wind farm management system, which function does the wind power management software SCADA perform at the point of common coupling? तो सबसे पहले SCADA होता क्या है? SCADA is supervisory control and data acquisition, जहाँ पूरे wind farm का ब्रेन होता है। PCC मतलब point of common coupling वो जगह है जहाँ wind farm grid से जुड़ता है। स्काडा का काम होता है ग्रिड के रूल्स के हिसाब से वोल्टेज को मॉनिटर करना और रेगुलेट करना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, स्काडा परफॉर्म्स द मॉनिटरिंग एंड रेगुलेशन ऑफ वोल्टेज बाय कोऑर्डिनेटिंग विंड फार्म लेवल कंट्रोल्स। नाउ विंड एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ, फॉर्मूला याद है? विंड एनर्जी का पावर जो होता है उसका फॉर्मूला होता है हाफ रो ए वी क्यू। मतलब एयर डेंसिटी, स्वेप्ट एरिया जो कि डिपेंड करती है रोटर डायमीटर पे, और वेलोसिटी, ये तीनों पे पावर मतलब कि विंड एनर्जी डिपेंडेंट है। तो ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रिस्पेक्ट टू द विंड टर्बाइन ब्लेड्स TSR मीन्स, TSR सिंपली मीन्स टिप स्पीड रेशियो, है कि नहीं? ये एरोडायनेमिक एफिशिएंसी का सबसे बड़ा इंडिकेटर है। अगर TSR बहुत कम है तो हवा बिना काम किए निकल जाएगी। जीरो टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम विंड टर्बाइन इफ द सॉलिडिटी रेशियो इज, सॉलिडिटी रेशियो का मतलब रोटर डिस्क का कितना हिस्सा असल में ब्लेड से ढका है, दैट इज एरिया ऑफ द ब्लेड्स अपॉन द टोटल स्वेप्ट एरिया। सॉलिडिटी रेशियो अगर 1 हो जाता है मतलब पूरा डिस्क सॉलिड है और हवा आर पार नहीं जाएगी, तो घूमेगा कैसे? टॉर्क 0 हो जाएगा, है कि नहीं? तो जीरो टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द विंड टर्बाइन इफ द सॉलिडिटी रेशियो इज 1। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द विंड वेलोसिटी इन अ पार्टिकुलर रीजन इज डबल्ड the power extracted by the wind turbine will become, ये सवाल तो अभी हमने बातों बातों में सॉल्व कर लिया था। ऑप्शन सी 8 टाइम्स विल बी द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि पावर ऑफ द विंड इज गिवन बाय हाफ रो ए भी क्यूब। तो पावर जो होता है विंड वेलोसिटी के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। 2 टाइम्स विंड स्पीड, if the wind speed is increasing 2 times, so power extracted will increase by 8 times. Next question,
The maximum theoretical efficiency of a wind turbine, widely known as the Betz limit, is approximately, so it is approximately what, 59.3%. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अल्बर्ट बेट्ज नाम के साइंटिस्ट ने यह सिद्ध किया था कि कोई भी टरबाइन हवा की 100% काइनेटिक एनर्जी नहीं निकाल सकती, वरना हवा टरबाइन के पीछे रुक जाएगी। सो एब्सोल्यूट मैक्सिमम लिमिट जो होता है वो कितना होता है, 16/27, ठीक है, जो कि एग्जैक्टली 59.3% होता है। अब आते हैं सोलर पर। सोलर पीवी सेल का इक्विवेलेंट डायग्राम हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। सोलर एनर्जी में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि सूरज की रोशनी दिन भर बदलती रहती है, कभी बादल तो कभी सूरज का एंगल बदल गया, आउटपुट कभी कांस्टेंट नहीं रहता है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है फिल फैक्टर। फिल फैक्टर असल में बताता है कि आपका ग्राफ कितना चौकोर है। ग्राफ कौन सा, IV कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीवी सेल, जो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं। तो ये जो फिल फैक्टर है वो डिफाइन होता है VMP इंटू IMP, मतलब वोल्टेज एट मैक्सिमम पावर मल्टीप्लाइड बाई करंट एट मैक्सिमम पावर डिवाइडेड बाई VOC ISC। ये जो ओपन सर्किट वोल्टेज VOC और ISC शॉर्ट सर्किट करंट है, ये थियोरेटिकल मैक्सिमम होते हैं। सेल जितना अच्छा होगा फिल फैक्टर उतना ही 1 के करीब होगा, और जनरली ये फिल फैक्टर का वैल्यू 0.7 से 0.8 के बीच होता है। और सोलर सिस्टम, ये जो पीवी सेल्स होते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए हम लोग उसके प्रोटेक्शन के लिए हम लोग बाईपास डायोड्स यूज़ करते हैं, जो कि हॉटस्पॉट से बचाता है, या फिर ब्लॉकिंग डायोड भी यूज़ करते हैं सीरीज में, जो कि रिवर्स डिस्चार्ज से बचाता है रातों में। नाउ हम लोग जो नॉर्मल बैटरी देखते हैं, नॉर्मल बैटरीज के अंदर जो सेल्स होते हैं और सोलर सेल्स, उसमें क्या अंतर होता है, बेसिक डिफरेंसेस पता होना चाहिए। सेल ऑफ द बैटरी जो होता है उसमें ईच सेल 2 वोल्ट प्रति सेल का होता है, ठीक है, किसी भी बैटरी में। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, लिथियम आयन बैटरी की बात नहीं हो रही, ठीक है, नॉर्मल बेसिक सेल्स। और सोलर सेल्स जो है उसमें सारे सेल 0.5 to 1 वोल्ट पर सेल होते हैं। जो सेल्स होते हैं बैटरी में वो वोल्टेज सोर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे करंट सोर्स होता है। आप ये डायग्राम देख पा रहे हो ना, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द सोलर पीवी सेल। इसमें आप देखो ये करंट सोर्स की तरह से हम इस पीवी सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। वोल्टेज सोर्स में क्या होता है, फॉर एनी लोड करंट और फॉर एनी ऑपरेटिंग पॉइंट वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट होता है। एंड करंट सोर्स में फॉर एवरी ऑपरेटिंग वोल्टेज और एवरी कंडीशन करंट कांस्टेंट होता है। लेकिन आप यहाँ पीवी सेल IV कैरेक्टरिस्टिक देखो तो यहाँ फॉर मोस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग पॉइंट इट इज बिहेविंग लाइक ए कांस्टेंट करंट सोर्स। सो पीवी सेल इज मॉडल्ड एज करंट सोर्स। और ये जो नॉन लीनियर पार्ट है कैरेक्टरिस्टिक का, दैट इज मॉडल्ड बाई एंटी पैरेलल डायोड। यहाँ RSH जो है शंट रेजिस्टेंस, वो एक लीकेज करंट को मॉडल करता है, और RSC जो होता है वोल्टेज ड्रॉप एट द कॉन्टेक्स्ट, उसको मॉडल करता है। इसमें आप फोटो करंट का इक्वेशन लिख सकते हो नॉर्मल KCL लगा के, जैसे कि IPV इक्वल टू IPH माइनस ID, दैट इज डायोड करंट, माइनस ISH करंट इन द शंट ब्रांच। और यहाँ एक मोस्ट फेमस डायोड करंट का इक्वेशन भी आप देख सकते हो, ID इज इक्वल टू IRS इंटू e⁻⁴ अपॉन ईटा KT माइनस 1। यहाँ पे ID क्या है, करंट थ्रू द डायोड, IRS है सैचुरेशन करंट, Q जो है वो चार्ज है, VD जो है डायोड वोल्टेज है, ईटा जो है आइडियलिटी फैक्टर है, और K जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन। तो ये बेसिक डायोड करंट इक्वेशन जो कि ऑलमोस्ट सभी को पता होता है। और यहाँ पे एक भारी भरकम शब्द की एंट्री होती है, दैट इज MPPT, मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर मॉडर्न पीवी सिस्टम्स का ब्रेन है। असल में ये एक DC to DC कन्वर्टर है। अगर सोलर पैनल को सीधे बैटरी से जोड़ देंगे तो वो कभी पूरी क्षमता से काम नहीं करेगा। तो MPPT क्या करता है, ये लगातार पैनल के वोल्टेज और करंट को मॉनिटर करता है, और यह सटीक पॉइंट को खोजता है जहां वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा हो, ताकि हर पल मैक्सिमम पावर निकाली जा सके। अच्छा, इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे मॉडर्न कार्स में ऑटोमेटिक गियर बॉक्स होता है,
जैसे ही चढ़ाई आई तो गियर बॉक्स ने खुद ही गियर शिफ्ट कर दिया ताकि इंजन बेस्ट परफॉर्मेंस दे, है कि नहीं। एमपीपीटी सूरज की बदलती स्थिति के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक रूप से गियर बदलता रहता है, लेकिन सोलर पैनल्स को एक और बड़े फिजिकल डेंजर से बचाना होता है, जो कि हॉटस्पॉट इफेक्ट होता है। हॉटस्पॉट इफेक्ट यह एक छाया पड़ने वाला मामला है। हाँ, सोलर पैनल्स में कई सेल्स सीरीज में जुड़े होते हैं और जब भी किसी एक सेल पर शैडो पड़ता है तो वो सेल बिजली बनाना बंद कर देता है, लेकिन बाकी सारे सेल्स तो पावर बना रहे हैं, इसलिए वो शैडो वाला सेल, शेडेड सेल, एक रजिस्टर की तरह काम करने लगता है और बाकी सेल्स का पूरा करंट उस एक सेल से ज़बरदस्ती गुजरने की कोशिश करता है। तो वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। बहुत ज़्यादा गर्म होने के बाद शीशा टूट सकता है या फिर आग लग सकती है। इसी को हॉटस्पॉट बोलते हैं। मतलब एक छोटी सी शेडिंग इफेक्ट और इतनी बड़ी तबाही। तो इसे रोकते कैसे हैं? इसे रोकने के लिए हम लोग पीवी सेल्स के पैरेलल में, पीवी पैनल्स के पैरेलल में बाईपास डायोड लगाते हैं। सामान्य धूप में ये डायोड बस आइडल कंडीशन में बैठे रहते हैं, लेकिन जैसे ही शेडेड कंडीशन आती है, मतलब कि जैसे ही किसी हिस्से का रेजिस्टेंस बढ़ता है, ये बाईपास डायोड एक्टिव होकर करंट को एक लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड कर देते हैं और बाईपास डायोड इस तरह से पैनल को जलाने से बचा देता है। और ये देखिए, नॉर्मल सेल्स जो होते हैं बैटरी में, उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स क्या कहलाता है? बैटरी। और कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी क्या कहलाता है? बैटरी बैंक। लेकिन सोलर सेल वाले केस में कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को पीवी मॉड्यूल बोलते हैं और कॉम्बिनेशन ऑफ मॉड्यूल्स को पीवी अरे बोलते हैं। ठीक है, ये सारी बेसिक जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो अब इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं एमसीक्यूज के रूप में, जो सीधे आपके एग्जाम में आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच कंपोनेंट इन अ सोलर पीवी सिस्टम adjusts the operating point of the solar panel to extract more power as sunlight intensity changes? अभी हमने डिस्कस किया कि द ब्रेन ऑफ द पीवी सिस्टम दैट इज मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर। मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर क्या करता है कि एडजस्ट करता है ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ द सोलर पैनल टू एक्सट्रैक्ट मोर पावर एज द सनलाइट इंटेंसिटी चेंजेस। Next question, which component in a solar PV off-grid system stores energy for use during the night time or cloudy periods? मतलब ऑफ ग्रिड मतलब कि आप मेन इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से जुड़े नहीं हैं। रात में एनर्जी स्टोरेज के लिए आपके पास बैटरी बैंक का यूज होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, how does a parabolic dish in a concentrated solar power CSP system maintain focus on the receiver throughout the day? CSP मतलब concentrated solar power, उसमें शीशे जो होते हैं, जो मिरर्स होते हैं, वो सन रेज को एक पॉइंट पर फोकस करते हैं। सूरज जो होता है वो पूरब से पश्चिम भी जाता है और मौसम के हिसाब से ऊपर नीचे भी होता है। इसलिए पैराबोलिक डिस्क को ड्यूअल एक्सिस ट्रैकिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है, ताकि वो सूरज को हर डायरेक्शन में ट्रैक कर सके। सो दिस CSP यूजेज अ ड्यूअल एक्सिस ट्रैकिंग सिस्टम टू फॉलो द सन्स मूवमेंट, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द करंट प्रोड्यूस्ड बाय द सोलर सेल कैन बी गिवन बाय। ठीक है, जो आपको इक्विवेलेंट सोलर पीवी सर्किट दिखाया था हमने, वो याद कीजिए और उसमें आप देख सकते हैं फोटो करंट के लिए KCL यूज़ करने के बाद आप कौन सा इक्वेशन पा रहे थे? IPH माइनस ID माइनस ISH। ओके, हियर ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। द मेन लाइट करंट IL माइनस डायोड करंट ID माइनस current in the parallel path, shunt path, ISH. Okay, so that will be the correct current produced by the solar cell. Now next question, in a solar PV cell specification, which parameter indicates the maximum current the cell can provide under optimal sunlight? सोलर PV सेल स्पेसिफिकेशन में कौन सा पैरामीटर इंडिकेट करता है मैक्सिमम करंट
जो कि एक सेल प्रोवाइड कर सकता है, एंड ऑप्टिमल सनलाइट। जब आप सेल के टर्मिनल्स को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं तब वोल्टेज 0 होता है और करंट मैक्सिमम होता है। तो शॉर्ट सर्किट करंट होगा, वही इंडिकेट करेगा मैक्सिमम करंट द सेल कैन प्रोवाइड अंडर ऑप्टिमल सनलाइट। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। The value of solar constant, that is the total solar irradiance, is ये बहुत सारे एग्जाम्स का फेवरेट क्वेश्चन है। द सोलर कांस्टेंट इज रफली 1361 वाट पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शंस में देखें तो 1.36 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, मतलब राउंड ऑफ करके 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये सोलर कांस्टेंट जो होता है, इट इज़ द एवरेज अमाउंट ऑफ सोलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो कि अर्थ पे रिसीव होता है पर यूनिट एरिया, ठीक है। और चूंकि अर्थ का ऑर्बिट एलिप्टिकल होता है तो ये सोलर कांस्टेंट साल भर में थोड़ा मोड़ा वेरी करता है, जैसे कि 1325 से 1415 तक होता है। और ये मोस्ट एक्सेप्टेड वैल्यू 1361 वाट्स पर स्क्वायर मीटर हम लोग देखते हैं, मतलब 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर आप रफली याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, series and parallel combination of a solar PV module is known as, so that is solar array। बहुत सारे PV सेल्स मिलकर मॉड्यूल बनाते हैं और बहुत सारे मॉड्यूल्स मिलकर सोलर अरे बनाते हैं। Now next question, in a solar photovoltaic system, what is the primary purpose of a bypass diode? तो bypass diode याद है, that bypass diode is used to protect the shaded cells from overheating, that is to prevent the hot spots. Option C will be the correct answer. खैर सोलर और विंड कितने भी स्मार्ट हो जाए, मौसम की अस्थिरता तो है ही, इसलिए ऑफ ग्रिड सिस्टम में बैटरी का रोल सबसे अहम हो जाता है। और हाँ, जब भरोसेमंद और विशाल रिन्यूएबल एनर्जी की बात होती है तो हमें अपने अंतिम टॉपिक पर आना होगा, हाइड्रो पावर और उसके टर्बाइन्स। हाइड्रो पावर में बेस लोड संभालने की क्षमता है और एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा सवाल हाइड्रो टर्बाइन के क्लासिफिकेशन से आते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट में टर्बाइन का सिलेक्शन दो बातों पर निर्भर करता है, हेड यानी कि पानी की ऊंचाई और डिस्चार्ज क्यू यानी पानी की मात्रा। लेकिन यहाँ पे एक टर्म है जो स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूज करता है, दैट इज स्पेसिफिक स्पीड। ये क्या है? क्या स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन के घूमने की असल स्पीड है? नहीं, ये एक काल्पनिक या थियोरेटिकल नंबर है। थियोरेटिकल कैसे? कल्पना कीजिए कि आपने किसी टरबाइन का एक छोटा सा ज्योमेट्रिकल मॉडल बनाया और जब मॉडल पर 1 मीटर का हेड लगाया जाए और वो ठीक 1 किलोवाट पावर जनरेट करे, उस स्थिति में वो मॉडल जिस स्पीड से घूमेगा उस डिजाइन की स्पेसिफिक स्पीड कहते हैं। इससे अलग अलग टरबाइन की तुलना करना आसान हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब अगर बात करते हैं पेल्टन व्हील की, तो पेल्टन व्हील का इस्तेमाल हाई हेड के लिए होता है, ठीक है, 500 मीटर से ऊपर वाले हेड के लिए। पेल्टन व्हील एक इम्पल्स टरबाइन है जिसमें टेंजेंशियल फ्लो होता है और इसका डिस्चार्ज वैल्यू काफ़ी कम होता है। लेकिन पेल्टन व्हील को लेके एक प्रैक्टिकल सवाल ये है कि पेल्टन व्हील 300 मीटर ऊंचे पानी के भयानक दबाव का सामना करता है। तो क्या जानबूझकर इसकी स्पेसिफिक स्पीड को कम डिज़ाइन किया जाता है ताकि इतनी भारी मशीन कहीं टूट ना जाए? तो ये एनालिसिस एकदम सही है। पेल्टन व्हील में ऊंचाई पर जमा पानी की पोटेंशियल एनर्जी को एक नोजल के जरिए पूरी तरह काइनेटिक एनर्जी में बदल दिया जाता है। पानी में पहले से ही इतनी तेज गति है कि टरबाइन को खुद बहुत तेज घूमने की ज़रूरत ही नहीं होती। अगर उसे बहुत तेज घुमाया गया तो स्ट्रक्चरल स्ट्रेस से वो टूट जाएगा, तो बस उस तेज प्रहार को सोख लेता है। और ये जो फ्रांसिस है वो अलग है क्योंकि रिएक्शन टरबाइन है और पानी चारों तरफ से दबाव डालता है। काप्लान टरबाइन भी एक रिएक्शन टरबाइन है जो लो हेड
3 to 60 मीटर, ठीक है, और एक हाई डिस्चार्ज के लिए उपयोग होता है उसका। हाइड्रो इलेक्ट्रिक टर्बाइंस के क्लासिफिकेशन को आप PFK से याद रख सकते हैं, पेल्टन फ्रांसिस कैप्लन, हाई हेड, मीडियम हेड, लो हेड। PFK, हाई, मीडियम, लो। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ हाइड्रो टर्बाइन इज यूज्ड फॉर मीडियम हेड एप्लीकेशंस। तो अभी हमने डिस्कस किया PFK, हाई, मीडियम, लो। मीडियम मीन्स F, फ्रांसिस टर्बाइन, ठीक है। तो ऑप्शन A विल बी द करेक्ट आंसर। Which of the following turbines is best suited for a hydroelectric plant having a very high head and low discharge? यहाँ पे हाई हेड के बारे में पूछा जा रहा है। PFK, P वाला जो होता है हाई हेड, पेल्टन इज फॉर हाई हेड। तो ऑप्शन D इज द करेक्ट आंसर। पेल्टन व्हील इज फॉर हाई हेड एंड लो डिस्चार्ज। For harnessing low variable water heads, the suitable hydraulic turbine with reaction and runner adjustable vanes is। यहाँ पे लो वाटर हेड को हम लोग हार्नेस करने वाले हैं। लो हेड के लिए PFK, के वाला कैप्लान टर्बाइन है कि नहीं। लो हेड में पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए, हाई डिस्चार्ज और एडजस्टेबल वेन्स। कीवर्ड देखते ही समझ जाना है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द कैप्लान टर्बाइन। ऑप्शन A विल बी द करेक्ट आंसर। Next question, which constructional feature enables a hydro turbine to handle significant fluctuations in water flow while maintaining efficiency? ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट। कैप्लान टर्बाइन के रनर ब्लेड्स प्रोपेलर की तरह होते हैं, जिनमें पानी के बहाव के हिसाब से एडजस्टमेंट किया जा सकता है। तो एडजस्टेबल रनर ब्लेड्स किस में होते हैं, कैप्लान टर्बाइन में। ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप्स। ये आपके लिए कॉन्सेप्चुअल हो सकता है। तो यहाँ पे आप ध्यान दें, जो पंप होता है वो टर्बाइन का उल्टा काम करता है। बैटरीज वाला रूल याद है ना, जैसे बैटरीज जो होते हैं उसमें अगर सीरीज में सेल्स कनेक्टेड हैं तो वोल्टेज बढ़ता है और पैरेलल में करंट बढ़ता है। यहाँ भी वही लॉजिक लगाना है। सीरीज में अगर पंप्स लगाओगे तो ये पानी को ज़्यादा ऊंचाई तक धकेल पाओगे, ठीक है, हेड इंक्रीज करेगा। और पैरेलल में अगर लगाओगे तो पानी की मात्रा Q जो है डिस्चार्ज आप बढ़ा सकते हो। तो ऑप्शन A विल बी द करेक्ट आंसर। सीरीज में हेड इंक्रीज होगा, पैरेलल में डिस्चार्ज फ्लो रेट इंक्रीज होगा। बेहतरीन। अब हम लेक्चर के उस आखिरी और सबसे क्रूशियल सेक्शन में हैं, जिसे हम कहेंगे मिसलेनियस मिक्स सेक्शन। चलिए तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें जैसे न्यूक्लियर पावर जनरेशन या बायोमास पम्प्ड स्टोरेज, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में भी आराम से देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर control rods are typically made of which material? तो यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स फंसते हैं। मॉडरेटर का काम क्या होता है? मॉडरेटर जो होता है वो न्यूट्रॉन्स की स्पीड को स्लो करता है, ठीक है, जैसे ग्रेफाइट या हेवी वाटर। लेकिन कंट्रोल रॉड्स का काम है कि न्यूट्रॉन्स को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर ले ताकि रिएक्शन रुक जाए। एंड द बेस्ट एब्जॉर्बर्स आर कैडमियम और बोरोन। ये एकदम हमेशा याद रखना है। तो ऑप्शन B कैडमियम और बोरोन सही आंसर है, क्योंकि न्यूक्लियर रॉड में कंट्रोल रॉड जो होता है वो कैडमियम और बोरोन का ही बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल प्रोड्यूस करता है कौन सा एग्जॉस्ट? हाइड्रोजन फ्यूल सेल अगर होता है व्हीकल में तो एग्जॉस्ट बन के आता है ऑब्वियसली H2O, वाटर, क्योंकि ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स 100% पॉल्यूशन फ्री होते हैं। ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सोलर पैनल द मेटल यूज्ड इज। सोलर सेल्स के ऊपर जो पतली पतली लाइंस होती हैं, जो ग्रिड फिंगर्स होते हैं, वो कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए होती हैं। और चूंकि सिल्वर जो होता है बिजली का बेस्ट कंडक्टर है, इसलिए
सिल्वर ही यूज होता है सोलर पैनल में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ एलपीजी एंड सीएनजी आर। यहाँ पे आपसे एलपीजी का कंस्टिट्यूएंट पूछा जा रहा है और सीएनजी का कंस्टिट्यूएंट पूछा जा रहा है। दोनों का मेन कंस्टिट्यूएंट क्या है? ये दोनों गैसेस मोस्ट वाइडली यूज होते हैं, तो इसके कंस्टिट्यूएंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। एलपीजी जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है जो घरों के सिलेंडर में होती है, उसमें मेनली ब्यूटेन होता है, उसका मेन कंस्टिट्यूएंट ब्यूटेन होता है। और जो सीएनजी है जो गाड़ियों में डलती है, उसमें मेन कंस्टिट्यूएंट मीथेन होता है। सो ऑप्शन सी, ब्यूटेन एंड मीथेन रिस्पेक्टिवली, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच स्पेसिफिक लोकेशन डज अ माइक्रोग्रिड फिजिकली कनेक्ट टू द मेन यूटिलिटी ग्रिड। किस लोकेशन पे माइक्रोग्रिड फिजिकली कनेक्ट होता है मेन यूटिलिटी ग्रिड से? माइक्रोग्रिड क्या होता है? एक छोटा सा लोकल ग्रिड होता है, जैसे किसी यूनिवर्सिटी का अपना सोलर प्लस बैटरी सेटअप, या वो मेन ग्रिड से किस पॉइंट पे जुड़ता है? जो माइक्रोग्रिड होता है वो मेन ग्रिड से किस पॉइंट पे जुड़ता है? पीसीसी पे, पॉइंट ऑफ कॉमन कपलिंग, है कि नहीं? तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। Next question, an example for a smart grid is, an example for a smart grid is, स्मार्ट ग्रिड वो है जिसमें टू वे कम्युनिकेशन और डिसेंट्रलाइज्ड जनरेशन हो। थर्मल और न्यूक्लियर प्लांट्स बहुत पुराने और सेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ जनरेशन होते हैं, लेकिन ये जो रूफ टॉप सोलर पैनल, ऑप्शन बी आपको दिख रहा है सोलर पैनल, ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है स्मार्ट और डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन का। So the example for smart grid is solar panel. Option B is the correct answer. Next question. In control generation systems, a PLC is used for. PLC मतलब कि प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। यह इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में इस्तेमाल होता है, ठीक है, और इसका नाम जो है वही आंसर बता रहा है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ऑप्शन सी देख पा रहे, कंट्रोलिंग प्रोसेसेस यूजिंग द प्रोग्राम्ड लॉजिक, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ लीड एसिड बैटरी इज मेंशन्ड बाय। आप जब भी इन्वर्टर की बैटरी खरीदते हैं तो क्या बोलते हैं? भैया 150 एम्पियर आवर की बैटरी दे दो। एम्पियर आवर मतलब यही कैपेसिटी की यूनिट है, एम्पियर आवर। आप दूसरे यूनिट्स को देख के कंफ्यूज नहीं करेंगे, बैटरीज के लिए एम्पियर आवर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब लीड एसिड बैटरी में आप देखोगे एक पॉजिटिव प्लेट होता है, एक नेगेटिव प्लेट होता है। तो पॉजिटिव प्लेट बना होता है लेड पेरोक्साइड का, PbO2 का, और नेगेटिव प्लेट जो बना होता है वो स्पॉन्ज लीड का बनता है। और लीड एसिड बैटरी में जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है। और नॉमिनल वोल्टेज एक सेल का, लीड एसिड बैटरी में किसी एक सेल का नॉमिनल वोल्टेज अराउंड 2 वोल्ट्स होता है। तो ये सारे बेसिक फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ H2SO4 इन अ लीड एसिड बैटरी इंक्रीजेज एट द टाइम ऑफ। देखो, जब बैटरी चार्ज होती है तो वाटर टूटकर वापस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 बनाता है, जिससे इलेक्ट्रोलाइट भारी हो जाता है, डेंसिटी बढ़ जाती है। सो जब चार्ज करते हैं तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाती है किसी भी लेड एसिड बैटरी में, ठीक है। और ये स्पेसिफिक ग्रेविटी नापने के लिए हाइड्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो इंस्ट्रूमेंट का नाम याद रख सकते हैं, हाइड्रोमीटर। और तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीजेज एट द टाइम ऑफ चार्जिंग, और वही डिस्चार्जिंग होगा तो स्पेसिफिक ग्रेविटी डिक्रीज हो जाएगा डिस्चार्जिंग टाइम पे, ठीक है। और ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू होती है लेड एसिड बैटरी में, ये 1.26 से 1.28 तक आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग साइकिल्स इंक्रीजेज टू मैक्सिमम इफ एवरेज डेली डिस्चार्ज इज। मतलब आपको अपने बैटरी का लाइफ बढ़ाना हो, नंबर ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग साइकिल आपको मैक्सिमम करना हो, तो आप एवरेज डेली डिस्चार्ज कितना रखना प्रेफर करेंगे?
तो बैटरी की लाइफ इस बात पर निर्भर करती है कि आप उसे कितना डीप डिस्चार्ज करते हैं। मगर अगर आप रोज़ उसे पूरा 100% तक ड्रेन कर देंगे, मतलब आपका चार्ज 0% हो जाएगा, तो वो जल्दी ख़राब हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसे सिर्फ 20% तक डिस्चार्ज करके वापस चार्ज कर लेते हैं, दैट इज़ अ सैलो साइकिल, तो उसकी लाइफ मैक्सिमम होगी। तो योर ऑप्शन डी 20% विल बी द करेक्ट आंसर। आपको बैटरी के लाइफ साइकिल को मैक्सिमाइज करने के लिए एवरेज डेली डिस्चार्ज का परसेंटेज, जो कि डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज भी बोलते हैं, DOD, उसको 50% और लेस रखना होता है, ना कि इसको टोटली 0% ले जाके फिर से चार्ज करना होता है। मतलब सैलो साइकिलिंग जो होता है, सैलो साइकिलिंग आपके लॉन्गेविटी को, बैटरी के लॉन्गेविटी को बढ़ाता है। सो कमर्शियल यूजर्स के लिए 80/20 रूल प्रोवाइड किया जाता है कंज्यूमर्स को, ताकि चार्ज करना हो तो आप 80% तक चार्ज करें, डिस्चार्ज करना हो तो 20%। इससे बैटरी का लाइफ यानी लॉन्गेविटी बढ़ता है। ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल था। इसका आंसर है ऑप्शन डी 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनेक्टिंग आइडेंटिकल बैटरीज इन पैरेलल रिजल्ट्स इन। ये थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि बैटरीज को अगर सीरीज में जोड़ते हो तो आप वोल्टेज बूस्ट करने के लिए जोड़ते हो, और अगर पैरेलल में जोड़ते हो तो करंट बूस्ट करने के लिए जोड़ते हो। करंट मीन्स एम्पियर आवर कैपेसिटी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 2 बैटरीज हैं 12 वोल्ट 50 एम्पियर आवर की, 12 वोल्ट 50 एम्पियर आवर की 2 बैटरीज हैं, आप पैरेलल में जोड़ रहे हो, तो आपका वोल्टेज आउटपुट स्टिल 12 वोल्ट ही होगा, लेकिन कैपेसिटी उसका 50 एम्पियर आवर प्लस 50 एम्पियर आवर, वो 100 एम्पियर आवर बन जाएगा। मतलब आप पैरेलल में बैटरी को जोड़ रहे हो तो आपका करंट, मतलब एम्पियर आवर कैपेसिटी बूस्ट हो गया, और सीरीज में जोड़ोगे तो क्या होगा, वोल्टेज बूस्ट होगा। तो यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन, कनेक्टिंग आइडेंटिकल बैटरीज इन पैरेलल। पैरेलल में क्या होगा, एम्पियर आवर कैपेसिटी इंक्रीज होगा। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, capacitor banks used for power factor improvement in power systems are rated in। कैपेसिटर बैंक्स का रेटिंग किस में होता है? ये सिंपल सा सवाल है। इसमें आंसर होगा ऑप्शन सी, KVAR, किलोवोल्ट एम्पियर्स रिएक्टिव। एक्टिव पावर किलोवाट में होता है, अपेरेंट पावर KVA में होता है, टोटल मशीन का रेटिंग जैसे हो गया। कैपेसिटर बैंक ये कोई रियल पावर नहीं खाता, वो सिर्फ रिएक्टिव पावर सप्लाई करता है, मतलब वोल्ट एम्पियर्स रिएक्टिव। VAR ये केवल सप्लाई करता है पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए। तो KVAR इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर कूलिंग ऑफ लार्ज साइज जनरेटर्स हाइड्रोजन यूज्ड बिकॉज। बड़े बड़े जनरेटर्स को ठंडा करने के लिए हाइड्रोजन यूज किया जाता है, ऐसा क्यों? थर्मल पावर प्लांट्स के बड़े अल्टरनेटर्स में हवा के बजाय हाइड्रोजन गैस भरकर कूलिंग कर दी जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन हवा से बहुत हल्का होता है। हवा से बहुत हल्का होगा तो फ्रिक्शनल लॉस कम होगा। हाइड्रोजन की थर्मल कंडक्टिविटी हवा के मुकाबले 7 गुना ज़्यादा होती है। तो अब क्या होगा कि उससे कूलिंग तेज होगी, और ये ऑक्सीजन की कमी के कारण फायर रिस्क भी कम होता है। तो ये सारे ऑप्शंस जो हैं, इट ऑफर्स रिड्यूस्ड फायर रिस्क, इट इज़ लाइट इन वेट एंड इट इज़ ऑफ हाई थर्मल कंडक्टिविटी, ये सारे ऑप्शन सही होंगे। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रैंक्स ऑफ कोल कंटेन द हाइएस्ट कार्बन कंटेंट एंड लोएस्ट मॉइस्चर। कोल की फॉर्मेशन स्टेज, मतलब कि कार्बोनाइजेशन का आप स्टेजेस याद रख सकते हैं। पीट के बाद लिग्नाइट, लिग्नाइट के बाद बिटुमिनस, बिटुमिनस के बाद एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट सबसे पुराना और सबसे कठोर 90% प्लस कार्बन वाला कोयला है, मतलब सबसे बेस्ट और हाईएस्ट कार्बन कंटेंट किस में होता है? एंथ्रासाइट में, और लोएस्ट मॉइस्चर होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। विच टाइप ऑफ कोल इज मोस्ट एबंडेंटली फाउंड एंड माइंड इन इंडिया। सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कोयला भारत में वो कौन सा है? आपको पता है एंथ्रासाइट बेस्ट है, लेकिन वो भारत में बहुत कम, ना के बराबर, मतलब जम्मू कश्मीर के ही कुछ हिस्सों में मिलता है। आप देख रहे हो ऑप्शन लिग्नाइट,
तो लिग्नाइट को ब्राउन कोल भी बोलते हैं। ब्राउन कोल सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कोयला वो होता है बिटुमिनस कोल। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और इसी के साथ हमने लेक्चर 1 में रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रो, विंड, सोलर और मिसलेनियस टॉपिक्स का पोस्टमार्टम कर दिया है। अगर आपको आज के इस लेक्चर में कुछ वाव मोमेंट्स फील हुए हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और इस पूरे सीरीज में हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को इसी तरह MCQs के जरिए प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़कर धुआं करने वाले हैं। दिस वॉज जस्ट द बिगिनिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाकी छोटे टॉपिक्स के साथ बात करेंगे कन्वेंशनल पावर सिस्टम जनरेशन, थर्मल प्लांट्स, लोड कर्व्स और प्लांट इकोनॉमिक्स जैसे कॉन्सेप्ट्स की। तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग, कीप क्वेश्चनिंग एंड कीप साइनिंग। अगर आप हमसे कनेक्ट कर पा रहे हो और बातें अंदर तक पहुंच रही हैं तो आप सही जगह पर हो। सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोक्रेटिक अ टॉपर्स विला को एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट मास्टर क्लास। थैंक यू।